मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से एमए फाइनल ईयर होम साइंस पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषय प्रसार शिक्षण की प्रविधियों के अंतर्गत समूह संपर्क प्रविधि में बैठक या सभा या गोष्ठी मीटिंग इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि बैठक या सभा के आयोजन का क्या उद्देश्य होता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनमें रुचि जगाने, उन्हें प्रेरित और उत्साहित करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा नए नए विषयों, विचारों, तथ्यों और तकनीकी को अपनाने के लिए लोगों में विश्वास जगाने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। सभा, गोष्ठी ये बैठक का ही पर्यायवाची है। बैठक में लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा आपसी विचार विमर्श करके समस्याओं का समाधान करते हैं। बैठक में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। ये लोग किसी गांव, मोहल्ला या समुदाय किसी एक ही क्षेत्र के होते हैं। इसमें सभी धर्म, वर्ग, लिंग, संप्रदाय और आयु के लोग भाग ले सकते हैं। सभा के आयोजन का विषय सबके लिए उपयोगी और सबकी रुचि को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी भी उत्सव अथवा आयोजन से पहले भी लोगों की बैठक या सभा बुलाई जाती है, जिसमें कि आपसी विचार विमर्श के द्वारा आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके अलावा किसी सार्वजनिक महत्व के विषय में भी सामान्य बैठक या सभा बुलाई जाती है, जैसे परिवार नियोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, जननी सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, संतुलित आहार। इन सभी विषयों से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सामान्य बैठक का आयोजन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बैठक या सभा के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। किसी भी बैठक या सभा को आयोजित करने से पहले बहुत सारे तैयारियों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम बैठक का आयोजन या प्लानिंग करनी होती है। तत्पश्चात जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसके अनुरूप उस बैठक का संचालन किया जाता है और सबसे अंत में फॉलोअप या अनुसरण किया जाता है, अर्थात उस बैठक के दौरान जिन तथ्यों या बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है या जो समस्याएं थी जिनका समाधान खोजा जाता है, उसके अनुरूप लोगों को प्रेरित, उत्साहित किया जाता है कि वे अपनी उन समस्याओं का समाधान ढूंढें। आपसी विचार विमर्श के द्वारा उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। सबसे पहला बिंदु है बैठक का आयोजन। बैठक का आयोजन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है विषय का चयन। विषय का चयन सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे विषय को चुना जाए जो सबके लिए उपयोगी हो और उनकी रुचि के अनुरूप हो। इसके पश्चात समय, दिनांक और स्थान का निर्धारण किया जाए। यह भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि बैठक उस समय आयोजित की जाए जबकि सभी लोग फुर्सत में हो, अवकाश में हो तथा समय पर उपस्थित हो सकें। यदि किसी छुट्टी वाले दिन या रविवार के दिन या दोपहर
का वो समय जिस समय की लोगों के पास फुर्सत है उस समय बैठक आयोजित की जानी चाहिए। लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थान को चुना जाना चाहिए। यदि लोगों की संख्या अधिक है तो बड़े हॉल में या खुले स्थान पे टेंट लगा करके भी बैठक आयोजित की जा सकती है। बैठक की व्यवस्था करते समय मौसम के अनुरूप आरामदायक तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए। समय समय पर चाय और पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है वक्ता का चयन। वैसे लोगों का चयन वक्ता तथा चेयरमैन के रूप में किया जाना चाहिए जिन्हें कि लोग इज्जत देते हों, जो विवादित ना हो, लोग जिनकी बातों को मानते हो, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो या उस क्षेत्र में जिसका अधिक नाम होता है, जिसका बोलने का तरीका निराला हो, जो लोगों को अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से समझा सके। इसके अलावा विज्ञापन और प्रकाशन का भी बहुत महत्व होता है। किसी भी सभा या बैठक के दौरान हुए चर्चा का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। सभा आयोजन से पहले भी अखबारों में इसकी सूचना देनी चाहिए कि फला दिनांक को फला समय पर एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहें। बैठक के मुख्य अतिथि का भी विवरण देना बहुत ज़रूरी है। बैठक के बाद जो बातें निकल कर सामने आई हैं उनको भी अखबार, पत्र पत्रिकाओं या एविएट्स में दिया जाना चाहिए। बैठक के आयोजन के पश्चात बैठक का सुनियोजित तरीके से संचालन किया जाना चाहिए। समय समय पर निरीक्षण किया जाए, ये देखा जाए कि जो विषय चुना गया है, जो समय, स्थान और तिथि है वो लोगों के लिए उपयुक्त हो। साथ ही जिस वक्ता को चुना गया है वो अपनी बात को लोगों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचा पा रहा है या नहीं, और लोग अधिक से अधिक अपनी सहभागिता दें इस कार्यक्रम में, इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में जो बैठक संचालित की गई है उसका कितने प्रतिशत लोग उसका अनुसरण कर पा रहे हैं, इस चीज़ को जांचना या इस बैठक का अंत में मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है कि जो बैठक आयोजित की गई थी उसका सफल तरीके से संचालन हुआ या नहीं, अर्थात हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हो पाए हैं। किसी भी बैठक के आयोजन, संचालन और अनुसरण के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो अब हम देखेंगे बैठक के आयोजन, संचालन और अनुसरण के लाभ क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस या लाभ। बैठक जनसंपर्क का एक बहुत ही अच्छा साधन होता है। इसमें एक समय में एक ही साथ ढेर सारे लोगों से चर्चा आमने सामने हो जाती है। बैठक में लोगों के विचार सुने जाते हैं तथा उसके आधार पर कार्यक्रम को शीघ्र ही क्रियान्वय रूप दिया जा सकता है, अर्थात व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। बैठक में लोगों की समस्याओं की जानकारी भी हमें मिल जाती है, जिसके आधार पर उसका समाधान ढूंढने में सफलता मिल सकती है। बैठक से प्रजातंत्र की भावना का विकास होता है। लोगों को अपनी बात को कहने सुनने का भी पर्याप्त अवसर दिया जाता है। सूचनाओं का प्रचार शीघ्रता से होता है क्योंकि लोग आपस में बातें करते हैं, दूसरे लोगों को भी बैठक की चर्चा के बारे में बताते हैं, जिससे वो सूचना आगे से आगे प्रचार और प्रसारित की जा सकती है। बैठक के अंतर्गत झूठी बातों को प्रचारित होने से भी रोका जा सकता है।
कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों के साथ अंतःक्रिया या इंटरेक्शन भी हो पाता है सभा या बैठक के माध्यम से। इसके अलावा लोग कौन कौन से कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, किन कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों से वे संतुष्ट नहीं हैं, इन सभी बातों का भी पता हमें इस दौरान लग जाता है। इसी प्रकार बैठक के आयोजन और संचालन की कुछ सीमाएं या लिमिटेशन भी होते हैं, जो हैं सबसे पहला, बैठक का विषय सार्वजनिक महत्व का न होने पर लोगों की रुचि नहीं रहती है, जिससे वे बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। गांव में बैठक के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है। यदि गांव में मुखिया, प्रधान या सरपंच अथवा किसी अन्य व्यक्ति के घर पर बैठक का आयोजन किया जाता है, तो विपक्ष गुट के लोग उनके घर बैठक में भाग लेने नहीं आते हैं, अर्थात सभी की सहभागिता नहीं हो पाती है। चेयरमैन तथा अच्छे वक्ता का चयन करना भी बहुत कठिन होता है, अतः कई बार उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है या विषय संबंधी संपूर्ण जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। संपूर्ण कार्यक्रम यदि सोच समझकर पूर्व में ही नहीं निर्धारित किया जाता है, तो उससे बिखराव या फूट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संकोची स्वभाव के लोग अपनी समस्याओं को सभी के सामने नहीं कह पाते हैं, अतः उनकी समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता है। आपसी विवाद होने से निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। कई बार मौसम की खराबी भी बैठक को असफल बना देती है। स्वार्थी लोगों के कारण प्रगति में बाधा होने से अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा समूह विवाद या ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होने का भय भी रहता है, अतः कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता।